हेलो। हेलो। हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो अब समय आ चुका है थर्ड रवि सर की। अब आप कहेंगे थर्ड रवि सर क्या है? तो जिन विद्यार्थियों ने मेरी क्लास की है उन्हें पता है थर्ड रवि सर का मतलब क्या होता है। ये हमारा पहला सेशन है जो समसामयिकी को लेकर विज्ञान तकनीकी में हम यहाँ पर बात करेंगे। यह पूरा सेशन 2026 में जितने भी परीक्षा होने वाले हैं, अ, किसी भी यूपीएससी के अलावा इसके अतिरिक्त जितने भी राज्य स्तरीय परीक्षा हैं, उन सब परीक्षाओं में ये करंट अफेयर्स आप पे काम का होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे विज्ञान तकनीकी को 11 अध्याय में बांटा गया है। इन 11 अध्याय में क्रमवार तरीके से कौन कौन से समसामयिकी रहे हैं। अब उस थर्ड रवि सर की आवश्यकता है जिसके द्वारा मैं आपसे सारे के सारे समसामयिकी से जुड़े मुद्दों को अध्याय के अनुसार मतलब अध्याय अनुसार आपको कराता चलूँगा। पहला रवि सर आप सब जानते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जो है क्लास का डिस्कशन। जो आप में से जितने भी लोगों ने मेरी फिजिकल क्लासेस की है, आपको उसका काफ़ी फ़ायदा होने वाला है क्योंकि विज्ञान तकनीकी भी एक स्टैटिक विषय है। दूसरा रवि सर, जो कि ये पुस्तक है जो मैंने आपसे कहा था इसको कवर कर लीजिएगा। इसमें लगभग लगभग 2011 से 2025 तक के अभी तक के सारे समसामयिकी हैं, सॉरी सारे प्रश्न पत्र हैं जिसको पीवाईक्यूज आप कहते हैं, रणबीर परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और साथ ही साथ में 2013 से लेके 2025 तक के सारे मुख्य परीक्षा के आंसर्स, जो पीवाईक्यूज उसके वीडियो डिस्कशंस और आंसर्स, ये इसके अंदर है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपने कवर कर लिया है। तो फर्स्ट रवि सर, जो क्लासरूम प्रोग्राम है वो डन हो चुका है। या फिर आपने हो सकता है ऑनलाइन मेरी क्लासेस सुनी हो मेरे एप्लीकेशन पर। दूसरा, बुक जो आपके साथ है आप इसे कवर कर चुके हैं और आपने जितने भी पीवाईक्यूज हैं पूरे के पूरे लगा चुके होंगे। अब नंबर आता है थर्ड रवि सर की, वही जिसे मैंने शुरुआत में आपसे बोला, समसामयिकी को लेकर पिछले 10 वर्षों से लगातार समसामयिकी की क्लासेस मैं लेता रहा हूँ, और किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, या फिर अगर इंस्टीट्यूशन के द्वारा नहीं तो मैंने अपने यूट्यूब पर रवि अग्रहरी क्लासेस के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर मैं उन वीडियोज़ को बनाकर अपलोड कर देता हूँ। और मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने मुझे पीछे के वर्षों में सुना है और शायद कुछ कारणों से उन्होंने अभी तक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। तो घबराइए नहीं, इस साल अच्छा होगा। और फिर ये साल जो मैं आपको करंट अफेयर्स बना रहा हूँ, ऐसे ही सांसें चलती रही, हिम्मत रही और आपका विश्वास बना रहा, तो आगे भी ये करंट अफेयर्स अगले आने वाले वर्षों तक भी मैं आपको देता रहूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इस सीरीज़ में बहुत कुछ आपको नया सुनने को मिलने वाला है। क्या क्या विकास भारत में हुआ है और क्या क्या चीज़ें हैं जो विगत समय में समसामयिक के लिए महत्वपूर्ण है, उन सारी बातों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। और हाँ, एक बात और, वीडियो के प्रारंभ में इन सारे के सारे वीडियो लेसन्स को आप डिफरेंट डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप्स और डिफरेंट डिफरेंट जगहों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे मेरे जो मेहनत की है वो, कोई मैं यूट्यूबर हूँ नहीं, आप सब जानते हैं, लेकिन हाँ एक निस्वार्थ भाव से जो मैं काम पिछले 10 वर्षों से वीडियोस आपको करंट अफेयर्स के देता रहा हूँ, उसी क्रम में फिर हम आगे बढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि अ, एक क्वालिटी वाइज जो लेक्चर हो सकते हैं वो पूरे इंडिया के हर कोने कोने तक मैं आपको पहुंचा सकूं। जिन बच्चों ने मेरी क्लासेस की हैं उन्हें पता है कि मैंने उन्हें क्लास में क्या दिया है, और वही हैं जो मेरा विश्वास है। और उसी विश्वास के साथ उन्हीं ही बच्चों के लिए ये खास तौर से करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं जो मैं प्रॉमिस करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ आई एम नॉट अ यूट्यूबर, मेरा कोई यूट्यूबर ना तो बनने का अभी कोई ऐसा सवाल है। ठीक है, मैं एक फ़िज़िकल अध्यापक हूँ और फिज़िकल अध्यापक ही रहना पसंद करूँगा। मुझे सामने बच्चों को देखकर और उनकी स्माइल के साथ कॉन्फिडेंस आता है, ताकि अकेले बंद कमरे के अंदर। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं। और ये पहला यूनिट है भारत में विज्ञान और तकनीकी, जिससे लेकर हम लोग समसामयिकी के बारे में बात करने वाले। हो सकता है आप में से कुछ विद्यार्थी हों जो पहली बार जुड़ रहे हो, तो उनके लिए छोटा सा एक मैंने इंट्रोडक्शन से भी शुरुआत की है। जैसे अगर हम प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करें 2011 से लेके 2025 तक,
और वैसे भी जब आप 2026 में जा रहे हैं तो आपके पास 2011 से 2025 तक के प्रश्न पत्रों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम अगर स्टडी करें और थोड़ा सा अगर अध्ययन करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो सामान्य विज्ञान से अगर हम 3 वर्ष की बात करें तो 17, 15 और 14 प्रश्न आ रहे हैं। और दोस्त, अगर आप देखो तो कम से कम 15 प्रश्न आपके पेपर में विज्ञान से आते हैं। इसका मतलब अगर आपने विज्ञान नहीं पढ़ा है, फिर वही बात कह देता हूँ, आर, आर और आर। पहला क्लासेस, जो कि फिजिकल क्लासेस। दूसरा जो कि 9th एडिशन की बुक जो मैंने बोली। और तीसरा जो कि करंट अफेयर्स जो मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। ये 15 प्रश्न में से कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं। और आपको मैं अभी भी बता दूँ, करीब 70% प्रश्न ऐसे होते हैं विज्ञान में जो आज भी स्टैटिक होते हैं, जिसके लिए आपको विषय की समझ होनी। और 30% प्रश्नों के लिए जो कि समसामयिकी होते हैं, ठीक है, आप आप करंट अफेयर्स पर जाते हैं। Fine। अब इन अगर हम विषयों को थोड़ा सा डिवाइड करें, तो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप इन विषयों को डिवाइड करें, अगर विज्ञान को, तो सामान्य विज्ञान को, तो यह विभिन्न विषय हैं जैसे जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन, और एक है तकनीकी। तो अगर आप जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन की बात करें तो आपके पेपर है यूपीएससी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। हाँ, बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस आ जरूर जाते हैं। और जो क्वेश्चन आते हैं वो सामान्यतः उनको मैंने तकनीकी में डाला, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टाइप, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कार्टी सेल थेरेपी, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको मैं तकनीकी में रखूँगा। जैसे क्रिस्पर कैस9 आ जाते हैं, अब उनको आप बायोलॉजी बोलेगा, उसके एप्लीकेशन बोलेगा, उनको एप्लीकेशन की बात करता हूँ। यानी अगर हम बात करें तो हमारे पेपर में विज्ञान और तकनीकी का ही महत्व है। अगर आप यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ही अच्छी पकड़ रखनी होगी। अगर आप प्रश्न देखें तो 17 में से अगर कुल क्वेश्चन आते हैं तो 15 विज्ञान तकनीकी से हैं, 15 में से 14 विज्ञान तकनीकी से हैं, 14 में से 14 विज्ञान तकनीकी से हैं, 18 में से 18 क्वेश्चन विज्ञान तकनीकी से हैं। यानी 90% से 100% प्रश्न जो आपके प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं वो यहीं से आते हैं। ओके, इसलिए आपको करंट अफेयर्स भी विज्ञान और तकनीकी में ही देखना है। और भौतिकी और फिजिक्स केमिस्ट्री से जुड़े करंट अफेयर्स है, जैसे कोई मान लीजिए न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ा हुआ है या अंतरिक्ष तकनीकी से जुड़ा हुआ है, तो उनको आप भौतिक विज्ञान के साथ उनका अप्लाइड बोल सकते हैं। जैसे जैव तकनीकी है तो बायोलॉजी का अप्लाइड बोल सकते हैं। उस तरह की बातें मैं आपसे कह रहा हूँ। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा एक प्रश्न, कितने प्रश्न आपके पेपर में आए हैं। वहीं दूसरी तरफ पाठ्यक्रम की बात करें तो आपके पेपर में पाठ्यक्रम नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने सामान्य विज्ञान लिखा है। ओके, लेकिन फिर भी हम लोगों ने पाठ्यक्रम बनाया है और उसी पाठ्यक्रम के अनुसार हम लोगों ने पूरे प्रश्नों के डिस्कशंस किए हैं। ठीक है, और जो पुस्तक आपको मैंने बोली है पढ़ने के लिए, इसमें ऑलरेडी 100 वीडियोज़ हैं, इसमें आप अच्छी खासी मेरी क्लासेस सुन सकते हैं। पर एक बार मैं आपको बता दूं, शायद आप में से कुछ लोगों को नहीं भी पता हो सकता है। आप स्कैन करने के बाद पीछे ये कोड है, स्क्रैच कार्ड, स्क्रैच कोड यूज़ कीजिएगा। इसमें 100 वीडियो से अधिक वीडियोस हैं, सारे पीवाईक्यू वगैरह हैं, प्रीलिम्स और मेंस के, और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स, स्पैडेक्स वगैरह, कार्बन फर्टिलाइजेशन, मतलब ये कोल गैसिफिकेशन, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो ये कुल आपका सिलेबस है, जो अध्याय है, 11 अध्याय जो मैंने बार बार बोला, और इन्हीं अध्यायों को मैं क्लास में भी पढ़ाता रहा हूँ। एक बार अध्याय बोल देते हैं, और इसी अध्याय में हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो पहले अध्याय से जुड़ा हुआ जो समसामयिकी है उस पर बात करेंगे। हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों में सेपरेट क्लासेस हैं, तो आप उस हिसाब से सुन लीजिएगा जो आपको सही लगती है। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, चौथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, पांचवा है रक्षा प्रौद्योगिकी, छठा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और नैनो प्रौद्योगिकी, सातवां है बौद्धिक संपदा अधिकार, उससे संबंधित अधिकार, आठवां है कण भौतिकी, नौवां है जैव प्रौद्योगिकी, 10वां है स्वास्थ्य और रोग, साथ ही साथ विभिन्न टीकाकरण कार्यक्रम, और 11वां है विविध। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपको मैंने आपका सिलेबस बता दिया, और इस सिलेबस को ठीक से पढ़िएगा। ओके, और हर ही चैप्टर, यहाँ पे जितने भी हैं यूनिट्स, ये महत्वपूर्ण है। ये मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है। फिलहाल इसके लिए आपको, आप अगर यूपीएससी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ,
भेषज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो तकनीकी, जैव तकनीकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता। फिलहाल हमें मेंस पे नहीं जाना है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इकाई 1, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े कौन कौन से समसामयिकी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, आप वहाँ जाकर सीधा डाउनलोड कर लें और आगे भविष्य में भी करंट अफेयर्स और अपडेट्स के लिए उसी टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहें। मेरा टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर रवि पी अग्रहरी ऑफिशियल। बहुत सारे फेक चैनल भी हैं जो मेरे नाम से चलते हैं, तो थोड़ा उससे सतर्क रहेंगे, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, डॉक्टर रवि पी अग्रहरी ब्रैकेट में ऑफिशियल। आप वहाँ पर जुड़े रहिए और ये सारे PDF वहीं से ले लीजिए और आप इसका सीधा प्रिंट आउट निकाल लीजिए, एक पे 4 हॉरिजॉन्टल कर और फिर पीछे 4, इस तरह से आप फटाफट सिर्फ आप इन लेक्चर को सुनते रहिए, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं। अब लिखेंगे तो आपका समय व्यर्थ होगा, लेकिन हाँ नोट्स देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए लिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस सारे PDF को आप ले लेंगे और अगर आप डिजिटल पढ़ सकते हैं तो डिजिटल पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो कंसेप्ट है वो है ऑपरेशन द्रोणागिरी, जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। फिलहाल ये एक जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है, बात करेंगे। ये लास्ट ईयर भी महत्वपूर्ण रहा था और इस साल के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन द्रोणागिरी होता क्या है? मैंने अभी बोला एक जियो स्पेशल तकनीकी है, कहाँ से लाया, कौन लाया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, सारी चीज़ों पर एक एक चीज़ों को हम लेकर बात करेंगे। पहले तो बता दूं कि ये जो तकनीकी है इसको लाने वाला जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भारत में एक राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति बनती है 2022, उसी नीति के अंतर्गत ऑपरेशन द्रोणागिरी का शुभारंभ किया जाता है। ओके, एक तरह से DST द्वारा चलाया गया एक पायलट परियोजना है। वैसे इसका मुख्य उद्देश्य है कि भूस्थानिक यानी जियो स्पेशल प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाए जो राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे। तो किस तरह का उपयोग, किस तरह का महत्वपूर्ण योगदान दे, आपको बताऊंगा जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी किस किस तरीके से भारत में हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो कृषि में, आजीविका में, रसद में, परिवहन में लाभ पहुँचा सकती है, और अभी इसको और विस्तृत तरीके से आपको बताऊँगा। और भूस्थानिक डेटा के आधार पर अगर देखा जाए तो एक भूस्थानिक राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति के साथ तालमेल बिठाए जा सकते हैं। तो राष्ट्र में जो नीतियां लाई जाती हैं भूस्थानिक को लेकर, तो एक विश्लेषण करने के लिए एक अच्छा उपक्रम है ऑपरेशन द्रोणागिरी। तो कभी पूछा ऑपरेशन द्रोणागिरी किससे संबंधित है, तो आप ये ध्यान रखेंगे भूस्थानिक प्रौद्योगिकियों से जुड़ी हुई एक ऑपरेशन है जो भारत में लाया गया। अब भूस्थानिक अगर प्रौद्योगिकी की बात करें तो ये होती क्या है, इस बारे में देखें तो पृथ्वी की सतह से संबंधित जो डेटा है उसको एकत्रित करता है और कई सिस्टम इसके अंदर कार्य करते हैं ना। किन किन चीज़ों को मिलाकर हम भूस्थानिक प्रौद्योगिकी कहते हैं, भू स्पेशल टेक्नोलॉजी, वो आपको बताता हूँ। विश्लेषण करने के बाद ये बताएगा कि पृथ्वी पर और मानवीय गतिविधियों के मानचित्र जो होगा पूरा तैयार करेगा, और उसके आधार पर एक मॉडलिंग करके और उसके थ्रू ये निष्कर्ष लगाने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी पर कौन कौन सी गतिविधियाँ क्या चल रही हैं जो मानव के कल्याण के लिए अधिकतर है ना उपयोग में लाई जाएंगी। इसका पहला चरण अगर आप देखो, अगर हम इसके कार्यान्वयन की बात करें तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आसाम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में संचालित किया जाएगा पायलट परियोजना के तहत। फाइन। और इसके अंदर एक एकीकृत भूस्थानिक डेटा साझाकरण इंटरफेस, शहरी नियोजन, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण निगरानी जैसे क्षेत्रों का सहयोग प्रदान करता है। आगे बढ़िएगा, धीरे धीरे चलते रहिएगा, सारे तथ्यों पे ही हम बात करने वाले हैं। राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2022, यहाँ पर भारत को वैश्विक भूस्थानिक क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए एक ग्लोबल जियोस्पेशल लीडर के उद्देश्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसकी शुरुआत की गई। भूस्थानिक संरचना को मजबूत करना और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना। अब बात ये होती है कि भूस्थानिक प्रौद्योगिकी कैसे कार्य करती है। तो भूस्थानिक प्रौद्योगिकी में बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक साथ है ना भूमि की जो सूचनाएं होती हैं वो प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं अगर आप देखो तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके, तो भौगोलिक सूचना प्रणाली, दूर संवेदी उपग्रह जो GPS और उपग्रह द्वारा दिए गए फोटोग्राफी, साथ साथ हवाई फोटोग्राफी, एरियल फोटोग्राफी, ये सब शामिल हैं। इन सब के माध्यम से एक इंटीग्रेटेड तरीके से एक पूरा रिपोर्ट बनाया जाता है भूमि का,
ओके, और इसका उपयोग जो होता है जनरली कृषि के लिए, शहरी विकास के लिए, भूमि प्रशासन, आपदा प्रबंधन, बैंकिंग, सामाजिक नियोजन में किया जाता है। तो विभिन्न क्षेत्र हैं जहाँ पर इनका उपयोग है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि भूस्थानिक प्रौद्योगिकी के अंदर बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जैसे रिमोट सेंसिंग, एरियल फोटोग्राफी वगैरह जो मैंने अभी आपको बोला। फाइन, और इसको एकीकृत तरीके से सबको मिलाकर फिर वो ज़मीन की मैपिंग वगैरह करते हैं। अब इसके नीतिगत लक्ष्य कौन कौन से हैं? अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग टारगेट बनाया गया। जैसे 2025 तक के लिए बोला गया भाई ऐसा है, कानूनी ढांचा बनाएंगे और कोशिश ये करनी है कि एक कानूनी ढांचा स्थापित करना है ताकि व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिल सके। दूसरे स्तर पर कहा जा रहा है स्थलाकृत सर्वेक्षण करना, मतलब शहरों, जैसे शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों, वन और बंजर भूमि आदि के बारे में सर्वेक्षण का पता चले कि भाई कितना वन बढ़ रहा है, कितनी भूमि है जो बंजर बन रही है, ये सब चीज़ों के बारे में पता चले। और साथ ही साथ एक चीज़ और है, बाथीमेट्रिक डेटा भी लेना है। बाथीमेट्रिक समुद्र से जुड़ा शब्द होता है, ठीक है। कभी बाथी शब्द अगर कहीं भी आया ना तो समझ जाना ये जल के अंदर की बात है ना। और जल मतलब वो समुद्र टाइप वाला है ना। इसमें समुद्री सतहों के लिए उच्च रिजोल्यूशन बाथीमेट्रिक भूस्थानिक डेटा विकसित करना ताकि ब्लू इकोनॉमी को समर्थन मिल सके। ब्लू इकोनॉमी आप जानते हैं जो समुद्र से जुड़ी हुई आर्थिक व्यवस्था है ना, उसके लिए ब्लू इकोनॉमी शब्द का यूज़ करते हैं। 2030 तक ये है। और इसके द्वारा जो टारगेट है 2035 तक राष्ट्रीय डिजिटल ट्विन, यानी प्रमुख शहरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल ट्विन को स्थापित करना है। ये देखिएगा, डिजिटल ट्विन जो है ना, ये थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आगे आने वाले प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो मैंने कहा कि यहीं पर डिजिटल ट्विन को अलग से आपको बता दिया है ना, और इन्हीं का जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको डिजिटल ट्विन को समझाने की कोशिश की है, ये है महत्वपूर्ण। डिजिटल ट्विन होता क्या है, ठीक है। देखो जैसे कोई भी अ, मान लो आप किसी उपग्रह से कोई सूचना, उपग्रह कोई कार्य कर रहा है, ठीक है। तो उपग्रह जो कार्य कर रहा है वहीं पीछे ही पीछे उस उपग्रह से जो कार्य हो रहा है, जो चीज़ें हो रही है, उपग्रह अपने कार्य प्रणाली को जो कर रहा है उसे एक मैसेज लगातार आता रहता है, जिससे हमें पता चलता है कि उपग्रह सुचारू रूप से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको एक तरह का डिजिटल ट्विन कह सकते हैं। इसको और बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए मैं इसके परिभाषा को समझाऊंगा, इसमें कितने तरह से क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं उसको बताऊंगा। इसे धीरे धीरे आपको और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे चलिएगा, फाइन, आराम से चलेंगे क्लास को। और कोशिश यही है कि आप दोबारा इसको हेडफोन लगाइए, चुपचाप पीडीएफ को लीजिए और धीरे 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 कवर करते चले जाइए। तो किसी भौतिक वस्तु या किसी सिस्टम या प्रक्रिया की एक रियल टाइम की एक डिजिटल कॉपी है ना, जो वर्चुअल प्रकृति कहते हैं उस पर आधारित है, या केवल एक स्थिर 3D मॉडल ही नहीं है बल्कि एक जीवित मॉडल है जो असली वस्तु से, अब देखो ये कहानी है, असली वस्तु से डेटा प्राप्त करके है ना उसी की तरह व्यवहार करता है। इस चीज़ों को अभी आप समझ जाएंगे। ट्विन का मतलब होता है उसका सीधा जुड़वा, यानी एकदम वैसा ही, लेकिन यहाँ पर सब कुछ डिजिटल इंफॉर्मेशन आते हैं, ठीक है। यह कैसे काम करता है, पहले यह डेटा संग्रह करता है, उसका समीकरण करता है, ठीक है, और उसके बाद उसका विश्लेषण करता है। जैसे डेटा संग्रह करने का मतलब होता है, मान लो कोई भौतिक वस्तु है, जैसे कोई इंजन या मशीन है, उसमें एक सेंसर लगा होगा, है ना, उस पर लगे सेंसर डेटा एकत्र करते हैं, ठीक है। तो एक मशीन पर एक सेंसर लगा होगा, डेटा एकत्र करेगा। अब उस डेटा को समीकरण, डेटा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से डिजिटल मॉडल को भेजेगा, है ना। अब ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स से सूचना पहुंचेगी, है ना, जहां पर हमें उसके बारे में समझना। जैसे मान लो मैंने आपको बोला ना, मान लो उपग्रह ये ऊपर जो कार्य कर रहा है, सच में उपग्रह ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वहां पर क्या होगा, एक सेंसर डेटा होगा। वो सेंसर डेटा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से मान लो जमीन पर इंफॉर्मेशन भेजेगा। अब जमीन पर विश्लेषण किया जाएगा एआई और एनालिटिक्स की मदद से, और इसके माध्यम से हम एक डिजिटल मॉडल है ना बनाएंगे जो भविष्य की समस्याओं का अनुमान लगाता है और सुधार के लिए हमें सुझाव देता है। या कह लो कोई चीज़ आगे भविष्य में गड़बड़ होने वाला है, कुछ होने वाला है, तो उसका विश्लेषण हम पहले ही कर लेते। इसको और क्लियर करने के लिए इसके कई प्रकार हैं, वहाँ समझो। पार्ट ट्विन, मान लो किसी मशीन के एक छोटे हिस्से जैसे गियर आकार का मॉडल लेना है ना। अब जैसे इस एसेट ट्विन क्या होता है, पूरी मशीन जैसे जेट इंजन का मॉडल समझना है, ठीक है। जैसे सिस्टम ट्विन, जैसे मान लो पूरे प्लांट या फैक्ट्री का मॉडल समझना है। प्रोसेस ट्विन्स का मतलब होता है किसी पूरी कार्य प्रणाली या प्रक्रिया का डिजिटल रूप हमें पता लगाना है, ठीक है। तो इन सब केसेस में डिजिटल ट्विन है ना, डिजिटल ट्विन एक अच्छे तरीके से कार्य कर सकता है, ठीक है। इसके फायदे क्या है, इससे हम कोई भी पूर्वानुमानित रख रखाव कर सकते हैं। जैसे खराबी आने से पहले ही हम उस तंत्र के बारे में समझ सकते हैं, उसको बचा सकते हैं।
दूसरी तरफ लागत में कमी आएगी। वास्तविक दुनिया में परीक्षण करने के बजाय अगर हम वर्चुअल मॉडल पर टेस्टिंग कर लें तो बड़े लेवल पर खर्च को हम बचा लेंगे, छोटे स्तर पर हम उनकी टेस्टिंग करें। इसको इस तरह की चीज़ों के लिए एक शब्द आता है प्रोटोटाइप। ठीक है, तो एक प्रोटोटाइप तरह का एक्सपेरिमेंट है जो डिजिटल माध्यम से हम कर कर उसकी चीज़ों को समझ सकते हैं। बेहतर प्रदर्शन, रियल टाइम डेटा के आधार पर सिस्टम की कार्य क्षमता को बढ़ा। रियल टाइम का मतलब होता है अभी इस समय उसके अंदर क्या चल रहा है, उस तंत्र के अंदर उसको तुरंत ही समझ जाना। यहाँ डिले प्रोसेस भी नहीं है, तुरंत किसी भी सिस्टम में कोई भी कार्य, यानी कहने का मतलब कि कोई भी अगर कार्य किया जा रहा है उसका एक डिजिटल ट्विन सिस्टम डेवलप किया जा सकता है जिसके माध्यम से हम उसके अंदर होने वाले किसी भी कार्य या समस्या को पहले ही समझ सकते हैं। ठीक है, बड़े स्तर पर उस समस्या को होने से पहले। उदाहरण जैसे किसी विनिर्माण प्रक्रिया में, स्मार्ट सिटी, स्वास्थ्य सेवा में इसका बड़े स्तर पर उपयोग लगाया जा सकता है। जैसे मशीनें कब खराब हो सकती हैं इसको समझा जा सकता है, इसका अनुमान लगाना। स्मार्ट सिटी, यातायात ऊर्जा खपत को मैनेज करने के लिए पूरे शहर का एक डिजिटल ट्विन बनाना। स्वास्थ्य सेवा, किसी मरीज के शरीर का एक डिजिटल मॉडल बनाकर इलाज इलाज का एक सिमुलेशन करना, एक एक इलाज का एक एक थेरेटिकल स्टडी करना, है ना। ये सारी चीज़ें डिजिटल ट्विन के माध्यम से हो सकती हैं। तो याद रखिएगा डिजिटल ट्विन एक अच्छा भविष्य है और डिजिटल ट्विन आपके परीक्षा के लिए भी एक अच्छा भविष्य है। मैं ये कहना चाहूँगा आगे आने वाले समय में प्रश्न अभी तक नहीं आया है लेकिन आएगा ज़रूर। ऐसे हम बात कर रहे थे भूस्थानिक, है ना, जियो स्पेशल डेटा के बारे में। जियो स्थानिक डेटा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये आपके पेपर के परीक्षा के लिए, क्योंकि आप अगर अपना पेपर देखो तो आपको दिखेगा मुख्यतः प्रश्न जो होता है वो एप्लीकेशन पर आधारित होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ है। तो उपयोग अगर आप देखो तो शहरी नियोजन में, अर्बन प्लानिंग में, पर्यावरण की निगरानी में, जलवायु परिवर्तन में, सुनते जाएगा, है ना। पर्यावरण निगरानी हो गई, उसके अलावा कृषि में, है ना, फसल प्रबंधन वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और सुदृढ़ बनाने में, आपदा प्रबंधन में। इसके अलावा आप देखो तो दूर संचार प्रक्रिया में बेटर करने के लिए, नेटवर्क वगैरह को जोड़ने के लिए, और स्वास्थ्य सेवा में तो सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के लिए किया जा सकता है। ये वो क्षेत्र है जो मैंने नंबर डाला है, उसके अंदर एक एक लाइन में चीज़ें लिखी गई हैं, प्लीज़ एक बार पढ़ के चले जाइएगा। ठीक है, ये सब जियो स्पेशल डेटा से इन सब की मदद हो सकती है। अब इसके अंतर्गत जियो स्पेशल जो प्रोविज़न लाया गया है देवनागरी, इसमें कह रहे हैं राष्ट्रीय डिजिटल ट्विन बनाया जाएगा। क्या होता है राष्ट्रीय डिजिटल ट्विन, इस पे हम पूरी तरह से बात कर चुके हैं। मूल रूप से एक आभासी ट्विन है, ठीक है, जिसका एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है जिसके माध्यम से हम बहुत सारे विश्लेषण, उनका अनुकरण और पूर्वानुमान पहले ही लगा लेते हैं। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में काम करना है। इसके लिए ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो विकसित किया गया है, तो इसका नाम याद रखिएगा, जियो स्पेशल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमेटी, जीडीपीडीसी को स्थापना की जाएगी, जो खासतौर से जियो स्थानिक क्षेत्र के विकास और रणनीति को ध्यान देगा। ओके, और ये जो भू स्थानिक प्रणाली की देखरेख करेगा, यही जीडीपीडीसी को ही इसका पूरा का पूरा कार्यान्वयन दिया गया है। फाइन, इस नाम को सिर्फ याद रखिएगा। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है अनुसंधान, विकास एवं नवाचार, RDI योजना क्या है। इंग्लिश में आप रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशंस, RDI स्कीम कहते हैं। देखो मैंने हर जो हेडिंग है ना उसका इंग्लिश नाम जरूर दिया है, क्योंकि हो सकता है उसका हिंदी नाम कुछ और लिख दे। तो बगल से जो इंग्लिश लिखे होते हैं उसमें से टर्म्स जरूर देख लेना, क्योंकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों में ऐसा यूपीएससी ने ब्लंडर किया है। जैसे मैं एक उदाहरण बार बार देता हूँ, उन्होंने एक प्रश्न बताया स्टील प्लांट से कौन कौन से प्रदूषण होते हैं। ओके, उन्होंने जब हिंदी अनुवाद किया उन्होंने लिख दिया स्टील का पौधा, जबकि वो गलत है। प्लांट स्पेलिंग PLANT संयंत्रों के लिए भी होता है और PLANT प्लांट पौधों के लिए भी होता है। अगर वो गूगल ट्रांसलेशन करेंगे तो स्टील प्लांट को स्टील संयंत्र ना लिखकर और स्टील पौधा ही लिख देगा। इसलिए मैंने कहा यूपीएससी ऐसे ब्लंडर कर चुका है, इसका प्रमाण भी है, परीक्षा हो चुकी है। तो इसीलिए मैं आपको सुरक्षित रखने के लिए हमेशा कहता हूँ इंग्लिश नाम जरूर याद रखेंगे। अनुसंधान विकास एवं नवाचार योजना जो है वो क्या है, कुछ नहीं है, कुछ फंडिंग वगैरह के बारे में आपको बताना है। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, एक ही स्लाइड का डेटा है, ठीक है, सो थोड़ा सा देख लीजिएगा। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब प्राइवेट सेक्टर को, जहां पर कम और शून्य ब्याज दरों पर लंबी अवधि के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण और पुनः वित्त पोषण प्रदान करने के लिए इसको लाया गया है। इसका जो नोडल विभाग है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब मिला जुला के कह लो कि प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट कर रहा है कि भाई तुम लोग रिसर्च और डेवलपमेंट में आगे बढ़ो, है ना। 0% या मिनिमम टू मिनिमम जितना आपको ब्याज दर हो सकती है ना, उस पर आपको पैसे दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो फंड एलोकेशन की बात कर रहे हैं वो ये लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बात हो रही है।
ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक उद्देश्य, आत्मनिर्भरता के लिए प्रासंगिक उभरते क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को अनुसंधान एवं नवाचार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। और आपको बार बार बोलूं तो जो गवर्नमेंट सेक्टर्स है उनसे ज़्यादा अच्छा काम प्राइवेट सेक्टर करते हैं। ठीक है ना। और प्राइवेट सेक्टर को भी पता है कि अगर हम अनुसंधान और विकास कार्य करेंगे तो आगे वाले समय के लिए हम नई नई तकनीकियाँ बना पाएंगे, और नई नई तकनीकियाँ और जो चीज़ें आएंगी वो भारत के विकास के लिए ज़रूरी है। और सरकारें भी जो होती हैं वो इन्हीं प्राइवेट कंपनियों से सुविधाएं लेती है और देश को एक बेटर नागरिकों को एक बेटर लाइफ देने में मदद करती है। और वैसे बताऊं तो जिस भी देश में अनुसंधान विकास कार्य पर काम ज़्यादा होता है वही दुनिया पे राज करती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, इससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप चाहे अमेरिका देख लीजिए, आप चाहे रूस देख लीजिए, आप चाहे जापान देख लीजिए, आप चाहे चाइना देख लीजिए, इन लोगों ने अपने कंट्री में पढ़ाई को ही महत्व दिया है और अपने बच्चों को खूब पढ़ाया है। ओके। और इसीलिए इन राष्ट्रों को देखिए, राष्ट्र आज बहुत आगे जा चुके हैं और बहुत आगे जा चुके हैं। ठीक है। सोशल मीडिया पे सिर्फ ढींगे हाने से हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमें अपने अपने देश के जो युवा हैं इन्हें पढ़ाना पड़ेगा और पढ़ने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा, जिससे राष्ट्र आगे आने वाले समय में बहुत आगे निकल सके। अगला टॉपिक है जिसका नाम है डीप ओशन मिशन, DOM, और समुद्रयान। असल में डीप ओशन मिशन ये पूरा एक प्रोजेक्ट है, एक बड़ा। इसके अंदर जो समुद्रयान है वो एक उसका एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट है जिस पर हम लोग बात करेंगे। डीप ओशन मिशन का बहुत ही महत्व है। जो हम लोग अभी ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे थे ये उसी से जुड़ा। समुद्रों में भी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं। समुद्र के अंदर भी हमें नीचे जाना है, समुद्र के अंदर के संसाधनों को लेकर आना है, पहले उनकी जानकारी लेनी है और उससे उसका उपयोग देश के विकास में लाना है। तो वही है पूरा डीप ओशन मिशन। देखो DOM और समुद्रयान उसका एक पार्ट है छोटा सा। देखो समुद्रयान मिशन की अगर हम बात करें तो ये आता तो डीप ओशन मिशन के अंतर्गत ही है। इसकी औपचारिक शुभारंभ अगर देखा जाए तो 29 अक्टूबर 2021 को होता है। उस समय केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान जो होता है में इसका इनाग्रेशन किया जाता है। और कोशिश ये करनी है कि आगे चलकर हम मानवयुक्त गहरे समुद्र में जो गोताखोरी कर सकें, काफ़ी नीचे जाकर और नीचे संसाधनों की जानकारी प्राप्त कर सकें। महत्वपूर्ण समय रेखा के जो पड़ाव हैं, इसका अनुमोदन जो हुआ है वो 16 जून 2021 को हुआ था कैबिनेट समिति में, और शुभारंभ जो होता है वो 29 अक्टूबर 2021 को किया जाता है। इसका पहला जो परीक्षण है वो 27 अक्टूबर 2021 को चेन्नई तट के पास एक सफल परीक्षण किया गया, जिसमें मानवयुक्त गोले को 600 मीटर की गहराई तक उतारा गया था। ये एक प्रोटोटाइप है, जो पहला अनुसंधान है, ठीक है, जो किया जा रहा है। फिलहाल आपके पेपर में इस तरह से प्रश्न नहीं आते कब ये नीचे गया, कब यह चीज़ें हैं। इसमें अगर देखा जाए तो नए लगातार प्रयास हो रहे हैं इसके अंतर्गत, समुद्रयान प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ऑनगोइंग प्रोसेस है, कह रहे हैं कि 26-26 तक ये पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। जैसे अगस्त 2025 में भारतीय जलयानियों ने फ्रांसीसी पोत नौटिल, ओके, फ्रांसीसी एक पोर्ट है जिसका नाम है नौटिल, उस पर सवार होकर अटलांटिक महासागर में 5,000 मीटर तक की गहराई में गोताखोरी का प्रशिक्षण पूरा किया। पर यह चीज़ जो हुई है वो फ्रांस की मदद से हुई है। मई 2026 जो निर्धारित था शेड्यूल, उसमें मत्स्य 600 पनडुब्बी है ना, 6,000 पनडुब्बी, जो हमारे देश का जो समुद्रयान प्रोजेक्ट है उसमें यही है कि हम मत्स्य, एक बोट समझ जाओ जो पानी के अंदर जाएगा, इसका नाम 6,000, मत्स्य 6,000 पनडुब्बी। 6,000 टर्म डिफाइन करता है 6,000 मीटर को, यानी 6 किलोमीटर तक, इसलिए इसका नाम मत्स्य 6,000 रखा गया। इसमें कोशिश ये थी कि हम 6 किलोमीटर तक यानी 6,000 मीटर तक पानी के नीचे जाकर अध्ययन कर पाएंगे, वो भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में 500 मीटर की गहराई तक अपने पहले मानव स्त्री परीक्षण गोताखोरी के लिए तैयारी किया है इसने। देखते हैं अभी लक्ष्य पूरा होना 2026-27 तक बोला जा रहा है इस मिशन का लक्ष्य। 2026 के अंत या 2027 तक 6,000 मीटर की गहराई पूर्ण पैमाने पर मानव गोताखोरी पूरा कर लेना। आप ही देखो, शुरुआत में 6,000 मीटर तक जाना इतना आसान नहीं है, तो हम फेज्ड मैनर में धीरे 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 चल रहे हैं, और ये 500 मीटर से हमारी शुरुआत होने वाली है। फिलहाल अगर हम समुद्रयान प्रोजेक्ट की बात करें तो मैंने अभी आपको बोला जो डीप ओशन मिशन है भारत का, ये उसका एक हिस्सा है। यहाँ पर 5 वर्षों 2021 से 26 में कुल बजट लगभग 4,077 करोड़ है, जो डीप ओशन मिशन में 5 साल में खर्च किया जाएगा। और इसके पीछे उद्देश्य क्या है अब अच्छी तरह जानते हैं कि समुद्र के अंदर जो चीज़ें हैं, जो
संसाधन है उसको हम अपने प्रयोग के लिए लाएंगे। यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं डीप ओशन मिशन एक व्यापक क्षेत्र कार्यक्रम है, और जबकि समुद्रयान मिशन अगर देखा जाए तो एक विशिष्ट उच्च स्तरीय परियोजना है, आती है डीप ओशन मिशन के अंतर्गत ही। तो मैंने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया। विशेषता आधारित तुलना, डीप ओशन मिशन क्या है, समुद्र ओशन मिशन क्या है। ये कह लो ये एक बाप है या उसका एक पुत्र है या पुत्री है, ठीक है। क्षेत्र, ये 6 प्रमुख घटकों वाला एक समग्र पहल है, लेकिन ये मानव संचालित अन्वेषण पर केंद्रित है, सिर्फ एक विशिष्ट परियोजना है, ठीक है। मुख्य उद्देश्य महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग करना है और ब्लू इकोनॉमी को सुदृढ़ करना है, डीप ओशन मिशन। समुद्रयान, गहरे समुद्र अनुसंधान हेतु मानव संचालित पनडुब्बी का विकास और तैनाती करनी है। यहाँ देखो मुख्य तकनीकी, अगर डीप ओशन मिशन की बात करें, खनन प्रणालियों, रिमोट संचालित वाहन और जलवायु परामर्श सेवाएं इसमें शामिल है। जबकि यहाँ पर मत्स्य 6001 पनडुब्बी है, उस पर ही सिर्फ हम केंद्रित है, न कि और ऑप्शन पर भी। मानव उपस्थित, मानव संचालित तथा मानव रहित दोनों प्रकार के अन्वेषण को शामिल करना है। यहाँ पर बोला जाता है नहीं, कुल 3 मनुष्यों को 6000 मीटर गहराई तक भेजने का लक्ष्य है। तो मेरे ख्याल से आपको डीप ओशन मिशन और समुद्रयान में किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह गया है। आगे बढ़िएगा। अब बात होती है इसके पीछे कौन है। इसके पीछे भारत में एक राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान है। आंग्ल भाषा में आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी की कहते हैं। इसके अनुसार समुद्रयान जो मिशन है 2026 के अंत तक शुरू किया जाएगा। तो याद रखिएगा किस संस्थान के अंतर्गत पूरा प्रोजेक्ट समुद्रयान काम कर रहा है, तो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस समुद्रयान 6000 प्रोजेक्ट के पीछे। खबरों पर और अधिक जानकारी देखें तो बोला जा रहा है कि हाल ही में 2 भारतीय जल यात्रियों को, है ना, अटलांटिक महासागर में, जो फ्रांस वाली भी बात की गई थी, 4025 मीटर 5002 मीटर की गहराई तक गोता लगाया गया, जिसने भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिस तरह के गहरे समुद्र अन्वेषण में सक्षम है। फ्रांस के समुद्री अनुसंधान संस्थान IFREMER के सहयोग से फ्रांसीसी पनडुब्बी, अभी मैंने बात किया था, नौटाइल की मदद से हम लोग नीचे गए थे, ठीक है। अब तक केवल अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और जापान ने ही इस तरह की सफलता हासिल की है जहां पे मानव युक्त मिशन पूरे किए हैं। अब याद रखिएगा, जैसे आप लोग गगनयान की बात करते हैं ना, आगे आने वाले भविष्य में हम गगनयान 2027 तक भेजेंगे, वैसे ही आगे आने वाले भविष्य में हम लोग इंसान को 3 गोताखोरों के या शिप के अंदर कह सकते हैं हम 6000 मीटर तक नीचे ले जाएंगे। तो ये समुद्र के नीचे की बात है और ये अपडेट आपको पता होना चाहिए। अब देखिए समुद्रयान मिशन में है क्या क्या। डीप ओशन मिशन का एक घटक है, ऊपर ही लिख दिया है, मानव युक्त पनडुब्बी वाहन जिसका नाम है मत्स्य का उपयोग करके 6000 मीटर की गहराई पर ले जाना है, ठीक है। चौथी पीढ़ी का एक स्वचालित गहरे महासागर का मानव वैज्ञानिक पनडुब्बी वाहन है मत्स्य, और NIOT द्वारा विकसित किया जा रहा है। कहा जा रहा है यह लगभग 12 घंटे तक सामान्य कंडीशन में संचालित किया जा सकता है, लेकिन अगर इमरजेंसी पड़ गई तो 96 घंटे तक भी पानी में रहने की क्षमता रखता है। इसका नोडल मिनिस्ट्री जो है, जो काम कर रहा है DOM के बारे में, यानी डीप ओशन मिशन के बारे में अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसकी देखरेख में सारा कार्य हो रहा है। उद्देश्य देखें तो संसाधनों के लिए गहरी महासागर का अन्वेषण करना, महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र की प्रौद्योगिकी का विकास करना, इस प्रकार भारत की नीली अर्थव्यवस्था की पहलों का समर्थन करना है। डीप ओशन मिशंस के प्रमुख घटक यहाँ क्या क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 करके आपके प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। गहरे समुद्र खनन तथा मानव संचालित पनडुब्बी के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना। दूसरा, महासागरीय जलवायु परिवर्तन परामर्श सेवाओं का विकास करना। गहरे समुद्री जैव विविधता के अन्वेषण और संरक्षण हेतु तकनीकी नवाचार। गहरे समुद्र सर्वेक्षण और अन्वेषण। महासागर से ऊर्जा और मीठे जल की प्राप्ति। मैंने आपको बोला था महासागर से भी बहुत सारे ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे महासागरीय ऊर्जा अपने आप में खुद है, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, और ओशन थर्मल एनर्जी, है ना, समुद्र तापीय ऊर्जा। इसके अलावा अगर आप देखें तो समुद्र के नीचे मीथेन के भंडार भी हैं। तो उन मीथेन, ये फिलहाल ऊर्जा का टॉपिक है, उन मीथेन को हम आगे आने वाले भविष्य में तकनीकी के द्वारा विकसित करके पानी के ऊपर लाएंगे और उन्हें हम अपनी जीवन में ईंधन के विकल्प के रूप में या ईंधन के रूप में प्रयोग में ला सकेंगे। साथ ही साथ महासागर जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री अनुसंधान स्टेशन की स्थापना भी करनी, जैसे आर्टिक अंटार्कटिक पे हमने बनाया, वैसे यहाँ समुद्र के अंदर भी। एक टॉपिक और है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है अटल इनोवेशन मिशन।
1.0 और 2.0 ETL। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है और पिछले कई सालों से यह प्रश्न हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है। एक बार तो यूपीएससी ने पूछ भी लिया था अटल इनोवेशन मिशन को लाने वाला कौन था, तो आंसर था नीति आयोग। अगर आपने पीवाईक्यूज लगाए होंगे, जो मैंने आपको पहले ही बोला पीवाईक्यूज लगाए होंगे, तो अटल इनोवेशन पे एक प्रश्न पहले पूछा गया कि अटल इनोवेशन मिशन के पीछे कौन है, तो आंसर था नीति आयोग, आपके पेपर में लिखा था ऑप्शंस में। तो आइए देखते हैं अटल इनोवेशन मिशन क्या है। फिलहाल अपने हाल ही में अटल कैंटीन की भी बड़े एडवर्टाइजमेंट सुने होंगे, जो दिल्ली सरकार द्वारा आप लोगों को खाना देने की बात की जा रही है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के बड़े सम्मानीय प्रधानमंत्री भी रहे हैं और अटल उन्हीं के नाम पर इस मिशन की शुरुआत की गई थी। फिलहाल इसके अंदर जो पहला मिशन है वो 2016 में लाया गया था, और जो अटल इनोवेशन मिशन का पार्ट 2 है वो 2022 में लाया। अटल नवाचार मिशन, AIM जिसको आप शॉर्ट में बोलेंगे, भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। और सही बताऊं तो विज्ञान के क्षेत्र में एक अनुसंधान विकास के लिए एक अपनाई गई एक पहल है, जो कि आवश्यकता थी, देश को बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी और हर स्तर पर, स्कूल के स्तर पर आवश्यकता थी इसकी, आगे इंडस्ट्री के स्तर पर आवश्यकता थी इसकी। इसमें अलग अलग सेक्टर है, से अभी आपको बताऊंगा अटल टिंकरिंग लैब, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स। एंड अब टिंकरिंग लैब क्या होता है, IETL जिसको कहते हैं, अटल इंक्यूबेशन चैम्बर क्या होता है, AIC क्या होता है, इस पर हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। हो सकता है आपके पेपर में थोड़ा सा अटल टिंकरिंग लैब और अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स पे वो अंदर थोड़ा सा एंटर कर जाए, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान नहीं होगी। लेकिन अभी तक जो इन्होंने पूछा, यूपीएससी ने यही पूछा है कि अटल इनोवेशन मिशन को लेकर कौन आया है, तो उत्तर था नीति आयोग। तो ये प्रश्न बहुत आसान था जब पेपर में आया, लेकिन हाँ थोड़ा एक स्टेप आगे जाइएगा तो अटल टिंकरिंग लैब और अटल इंक्यूबेशन चैम्बर आपको जानने पड़ेंगे, ATL और AIC। यहाँ पर हमने वो बातें की हैं। तो इसका प्रमुख पहल है भारत सरकार द्वारा। और देखो नीति आयोग के तहत, ये प्रश्न ही आ चुका है, नीति आयोग के तहत 2016 में देश भर में नवाचार यानी इनोवेशंस और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, ऑफकोर्स छात्रों में नवाचार और रचनात्मकता की संस्कृति को बढ़ावा देना, मतलब इनोवेशंस वगैरह को देखते हुए, क्रिएटिविटी को देखते हुए विद्यालय, विश्वविद्यालय और उद्योग स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना। इसी विद्यालय स्तर पर ही मैं आपसे कह रहा था कि जो अटल टिंकरिंग लैब है लाया गया, और आगे के स्तर पर जो है अटल इंक्यूबेशन चैम्बर लाया गया है। इसमें डिफरेंट स्टार्टअप और नवाचार परिस्थिति तंत्रों को सहयोग देती है सरकार, और समस्या समाधान कौशल और वैज्ञानिक सोच विकसित करने की कोशिश की जाती है ना, विकसित करने की कोशिश की जाती है। आगे बढ़िए, अटल टिंकरिंग लैब पे बात करते हैं और अटल इंक्यूबेशन सेंटर। मैंने पहले ही बोला था अटल इनोवेशन मिशन में, है ना, अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत, है ना, अगर हम देखें तो जो नीति आयोग के प्रमुख कार्यक्रम में इसको महत्व दिया गया है, इसमें एक आता है अटल टिंकरिंग लैब ATL, और दूसरा आता है बेटा अटल इंक्यूबेशन सेंटर। मैंने जानकर 3-3 4-4 बार ये नाम बोला है, आपकी आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। अटल टिंकरिंग लैब स्कूलों में स्थित नवाचार केंद्र हैं, और जो छात्रों को विभिन्न तकनीकों और उपकरणों का व्यवहारिक अनुभव प्रदान करेंगे। तो ये स्कूल स्तर पर किया गया है। वहीं पर अगर अटल इंक्यूबेशन सेंटर की बात करेंगे, तो स्टार्टअप और उद्यमियों के विकास और उन्नति में सहयोग करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, ऊपर वाला स्कूल सेक्टर पे। अब देखो, अटल टिंकरिंग लैब और अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स को मैं अलग अलग से लेकर आया हूँ, थोड़ा ठीक से समझना। उद्देश्य देखो तो छात्रों में रचनात्मकता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है, पहला। दूसरा, भारत भर के स्कूलों में स्थापित, जिनमें सरकारी सरकारी सहायता प्राप्त और यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूलों को भी, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज किया जा सकता है, क्या ये प्राइवेट स्कूलों को भी मदद करता है? बिल्कुल, ये प्राइवेट स्कूलों को भी मदद करता है। साथ साथ बालिका या शिक्षा विद्यालय सब शामिल हैं इसके अंतर्गत। इसमें सुविधाएं क्या है, 3D प्रिंटर, रोबोटिक्स, लघु इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, स्वयं निर्माण, डू इट योर सेल्फ किट जैसी तकनीकों और उपकरणों तक पहुंच प्रदान किया जाएगा। और इसका प्रभाव क्या है, छात्रों में समस्या समाधान, नवाचार की मानसिकता विकसित की जाएगी। भाई अगर आप इनोवेशन को प्रमोट करना चाहते हैं तो स्कूल स्तर से करना होगा। जितना ज़्यादा बच्चों में इंटरेस्ट होगा, आगे चलकर वो उस तरह के प्रयास कर पाएंगे। अटल इंक्यूबेशन सेंटर क्या है, अगर हम अटल इंक्यूबेशन सेंटर की बात करें तो उद्देश्य नौ प्रवर्तक जो नए स्टार्टअप है और जो इंडस्ट्रीज उद्यमों के निर्माण और पोषण में सहयोग करना, पहला। दूसरा, विश्वविद्यालयों, संस्थानों और कारपोरेट क्षेत्रों में स्थापित, है ना, होगा अटल इंक्यूबेशन सेंटर। इसका मुख्य कार्य है मार्गदर्शन देना,
व्यवसाय योजना, प्रारंभिक पूंजी, उद्योग साझेदारी और प्रशिक्षण सहित, है ना, विभिन्न प्रकार के संसाधन और सहायता प्रदान करना है। ठीक है। प्रभाव क्या है? विश्व स्तरीय नवाचार को बढ़ावा देना, स्टार्टअप के लिए भारत में एक परिस्थिति, है ना, इकोसिस्टम डेवलप करना। भाई ठीक है, नए नए स्टार्टअप लोग कर सकें। ठीक है। अब एम के प्रमुख घटक क्या क्या है ना, अटल इनोवेशन मिशन के प्रमुख घटक क्या क्या है? तो ये 5 घटक आपके सामने हैं। अटल टिंकरिंग लैब, जो हम लोगों ने बात कर लिया, विद्यालय स्तर पर कक्षा 6 से कक्षा 12 के लिए स्थापित किया जाएगा। अटल इंक्यूबेशन स्तर, विश्वविद्यालय और संस्थानों में स्थापित स्टार्टअप्स को बुनियादी ढांचा, मार्गदर्शन, वित्त पोषण प्रदान करना। इसके अलावा अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र, अटल न्यू इंडिया चैलेंज और मेंटर इंडिया नेटवर्क की भी स्थापना की जाएगी। फिलहाल ये चीज़ें उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप इनको देख कर चलेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। महत्वपूर्ण जो है आपके परीक्षा के लिए वो इम्पोर्टेंट ये और ये है, आप छोड़ नहीं सकते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा फैक्चुअल ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, पर हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। आगे के चैप्टर में आपको कंसेप्ट ज़्यादा मिलेंगे ऊर्जा से जब आप स्टार्ट करेंगे। महत्व क्या है? ठीक है भाई, स्टार्टअप इंडिया, कम उम्र में नवाचार को प्रोत्साहित करना, शिक्षा उद्योग के बीच की खाई को पाटना, आत्मनिर्भर भारत को समर्थन देना। कार्यान्वयन एजेंसी कौन है? तो इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है नीति आयोग। ठीक है, इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है नीति आयोग। अब अटल टिंकरिंग लैब 1.0 और 2.0 में क्या डिफरेंस है, इसको समझने के लिए मैं आपको इस डिफरेंस पे लिए चलता हूँ। यहाँ से आपको जल्दी समझ में आएगा। यहाँ देखो, अटल टिंकरिंग लैब, जिसको आप ATL कहते हैं, स्क्रीन देखिएगा। क्या क्या है भाई, किन किन वर्ष में लाया गया? ठीक है, तो इसकी शुरुआत होती है दोस्त 2016 में, ATL 1 की। इसकी शुरुआत होती है 2022 में। यह पूरी तरह से प्रयोगशालाओं की स्थापना पर डिपेंड करता है। लगभग 20 लाख रुपए के आसपास कहते हैं दिया जाएगा। ठीक है, 10 लाख रुपए शुरुआत में स्टार्टअप के लिए दिया जाएगा, मतलब 10 लाख रुपए शुरुआत में देंगे लैब को स्थापित करने में। अगला 10 लाख रुपए आगे 5 सालों में करके दिया जाएगा, धीरे धीरे इसकी रनिंग कॉस्ट में। ठीक है, सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करना है अटल टिंकरिंग लैब में। कवरेज देश भर के विद्यालय, यहाँ पर ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी गई है। यहाँ पर बुनियादी स्टेम उपकरण, जहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को महत्व दिया गया, लेकिन यहाँ पर और उन्नत तकनीकियाँ जैसे AI और ड्रोन आदि को भी रिसर्च से जुड़े कार्य किए जाएंगे। दृष्टिकोण, आधारभूत संरचना का निर्माण, इसका क्या है? नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र का विकास। तो ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ डेवलप करना है, और यहाँ पर नए नए इनोवेशंस करना है। भाई पहले जब बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तभी तो नए इनोवेशंस आप कर पाओगे। तो ये काफ़ी हद तक इसका एक इम्प्रूव वर्जन है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है ये आने वाले प्रश्न में आपको आ जाए। अटल टिंकरिंग लैब 2.0 अटल टिंकरिंग लैब 1.0 से कैसे अलग है? आगे बढ़िए, संक्षिप्त विवरण कर लेते हैं। तो केंद्रीय मंडल ने इसको विस्तारित किया है, यानी हम अटल इनोवेशन मिशन 2.0 की बात कर रहे हैं, जिसे 25 नवंबर 2024 को मंजूरी दी गई है, जिसमें सरकार ने 2725 करोड़ रुपए अपने बजट में आवंटित किया है। या 31 मार्च 2028 तक क्रियान्वयन इसका किया जाएगा। तो अब देख लिए, सब आपके समसामयिकी में चलता हुआ टॉपिक है, आया अभी तक प्रश्न नहीं है। यहाँ पर नवाचार और उद्यमिता, पारिस्थितिक तंत्र, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम कहते हैं, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और 2016 में अटल एम 1.0 शुरुआत हो चुका है, आप में से हर किसी को पता है। और अगर आपसे बात करें तो एम 2.0 का लक्ष्य क्या है, तो आपके पेपर में हो सकता है। तो ऑफकोर्स जो विकसित भारत, जो भारत की जो कदम है, इसका उद्देश्य भारत के पहले से जीवंत नवाचार, उद्यमिता, पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार और शुद्धिकरण करना। सही बताऊं तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत 38वें स्थान पर है, और विश्व का तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र का घर भी है। भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में और वृद्धि होने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा देख लीजिएगा, इनमें होकर चलिएगा। अटल 2.0 में क्या क्या चीज़ें हैं, इसको भी मैंने आपको बता ही दिया है। कुछ चीज़ें और हैं, एक बार और थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये नया अपडेटेड है अटल इनोवेशन मिशन 2.0। तो एम 2.0 को भारत के नवाचार और उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को 3 तरीकों से मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया। कौन कौन से 3 तरीके हैं? पहला, इनपुट बढ़ाकर, अर्थात
अधिक नवप्रवर्तकों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करके। दूसरा, सफलता दर या थ्रूपुट यानी में सुधार करके अधिक स्टार्टअप को सफल होने में मदद करके। और तीसरा, आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार अर्थात बेहतर नौकरियां, उत्पाद और सेवाएं प्रदान करके। सही बात है, जब आप नया एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप करेंगे तो कहीं ना कहीं वो इनपुट हो गया, उसके लिए जो पैसा चीज़ें दे रहे, और जो आउटपुट होगा इससे क्या होगा, जो सेवाएं आएंगी, जो प्रोडक्ट बनेगा, या जो लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिलेगा, इन तीनों चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान रखा गया है। पारसी तंत्र में इनपुट बढ़ाने के लिए दो कार्यक्रम है ना, इस इनपुट को बढ़ाने के लिए दो कार्यक्रम है ना। पहला जिसको हम कहते हैं भाषा समावेशी नवाचार कार्यक्रम, लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन, हम लिपि के नाम से जानते हैं। लिपि के नाम से यहाँ पर बोला कि भारत की कुल 22 सूचित भाषाओं में नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करेगा, ताकि उन नव प्रवर्तकों, उद्यमियों और निवेशकों के लिए प्रवेश बाधा को कम किया जा सके जो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, 30 स्थानीय भाषा नवाचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों का उद्देश्य होगा उन लोगों के लिए इन क्षेत्रों को अधिक सुलभ बनाकर भारत में नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देना जो मुख्य रूप से अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। और आप सब जानते हैं भारत में कुल जितनी भी भाषाएं हैं, 22 जो भाषाएं वगैरह हमने रखी हैं अपनी, तो कहीं भी भाषा रेस्ट्रिक्शन नहीं होना। हमारे जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, साउथ इंडिया में कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, कुछ करना है, या साउथ इंडिया के लोग हैं नॉर्थ इंडिया में, या फिर नॉर्थ ईस्ट के लोग साउथ इंडिया में, तो लैंग्वेज शुड नॉट बी बार, है ना। वही चीज़ें हैं यहाँ पर ध्यान रखी गई हैं। और अगला, फ्रंटियर प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर को बड़ा महत्व दिया गया है, खासतौर से जो लद्दाख का क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी राज्यों जो राज्य जो है, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जिले और ब्लॉक में स्तर पर नवाचार और उद्यमिता को बल दिया गया है। और जहाँ लगभग लगभग समान दें, भारत की 15% आबादी इन क्षेत्रों में रहती है, और 25 नए एटीएल जो है बनाए जाएंगे। तो अटल टिंकरिंग लैब बनाने की बात की गई है यहाँ लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में। तो इस पर भी कोशिश की, क्योंकि ये एरिया जो था भारत का, वो अटल इनोवेशन मिशन एम 1.0 में छूता था, तो उसको यहाँ पर पूरा करने की बात की गई है। तो फ्रंटियर प्रोग्राम में भी कुछ स्टेट्स हैं जिनको महत्व दिया गया, इसमें जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के एरियाज के लोग, 15% आबादी लोग रहते हैं पूरे भारत के। यहाँ जो फैक्ट मैं लाया हूँ ये आपके इकोनॉमिक सर्वे का फैक्ट, और मैंने सोचा कि आपको पहले ही चैप्टर में इकोनॉमिक सर्वे के फैक्ट दे देता हूँ, है ना, ताकि यहाँ पर आपके फैक्ट वाले पार्ट इकोनॉमिक सर्वे के पूरे हो जाए। कौन कौन सा प्रोग्राम, कौन कौन सा फैक्ट है, आपको यहाँ दिख जाएगा। के बाद के जो चैप्टर्स होंगे ऊर्जा ऑनवर्ड्स, है ना, उसमें जब भी स्लाइड्स खत्म होंगी, जब भी पीपीटीज वगैरह जो डिस्कशन करूँगा, लास्ट में मैं आपको सारे डेटा दूंगा कि हमारे बजट में क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो यहाँ एक हाईलाइट देख लीजिएगा कि भारत ने विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास 2026-27 में कौन कौन से फैक्चुअल डेटा हैं, और मैं चाहता था कि पहले ही अध्याय में आप इन चीज़ों को कवर कर लें ताकि किसी भी तरह का कोई भी समस्या ना रह जाए। क्या है यहाँ देखो, ठीक है। भारत में 2026 की शुरुआत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास को निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए दिया जाने वाला है। अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना की को बढ़ावा देने के लिए पहली किस्त जो है, ऐसा मानते हैं मार्च 2026 तक जारी कर दी जाएगी। क्या है पूरी कहानी। 26-27 में जिन क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण बल दिया गया है, वहां पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, डीप टेक, है ना, अंतरिक्ष अन्वेषण और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। 2026 के लिए प्रमुख अध्ययन योजनाएं और कार्यक्रम इस प्रकार हैं जो आप सामने देख सकते हैं। पहला जो है प्रमुख अनुसंधान एवं नवाचार निधि, जो 20,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किया गया है सरकार द्वारा। ठीक है, ये किस पर केंद्रित होगी, इसका मुख्य उद्देश्य जो होगा वो हमें स्वच्छ ऊर्जा, डीप टेक और AI जैसे उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी इन क्षेत्रों के लिए भारत सरकार की तरफ से इस बजट में 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, जिसको अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कहते हैं, इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट, मिशन फॉर एडवांसमेंट हाई इम्पैक्ट एरियाज, है ना, जैसे नई पहलें शामिल हैं। NRF ATRI पहल जो है, ये रिसर्च एवं इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए लाया गया। फिलहाल आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इस क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए दिए जाने वाले हैं। ठीक है। अगला, प्रमुख राष्ट्रीय मिशन एवं कार्यक्रम, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको थोड़ा
इंपॉर्टेंट करते तो ठीक से दे के जाएगा परीक्षा में, किस किस क्षेत्र में भारत सरकार क्या क्या प्रयास करने जा रही है। तो पहला राष्ट्रीय क्वांटम मिशन हमारे देश में है, जो 8 वर्षों के लिए, यहाँ पर सरकार लगभग 6,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस मिशन में प्रमुख आईआईटी और आईआईएमसी में 4 विषयगत केंद्र थीमेटिक हब स्थापित किए हैं। 2026 की प्रमुख उपलब्धियों में आईआईटी धारवाड़ में पहले वाणिज्यिक क्वांटम कंप्यूटर की तैनाती शामिल है। तो देखते हैं भाई, फर्स्ट कॉमर्शियल क्वांटम कंप्यूटर जो कर्नाटका ट्रिपल आईआईटी है ना, आईआईटी नहीं है, ट्रिपल आईआईटी धारवाड़ में शुरू होने वाला है। दूसरा जो भारत का खर्च है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन में, जहां पर 37 स्थानों पर 39 पेटा फ्लॉप क्षमता का निर्माण किया गया है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और दवा खोज है ना, मेडिसिन रिसर्च वगैरह से सहयोग प्रदान करता है। रुद्र सर्वर, ध्यान रखिएगा, रुद्र सर्वर जैसे स्वदेशी प्रणालियों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो भारत द्वारा बना सर्वर है, ठीक है, कंप्यूटर के क्षेत्र में, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इंडिया एआई मिशन, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ यह मिशन स्वास्थ्य सेवा, कृषि और भाषा अनुवाद पर ध्यान केंद्रित करते हुए मेड इन इंडिया एआई मॉडल को बढ़ावा दे रहा है। चौथा राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन, जिसपे हम लोगों ने पीछे बात किया था, नेशनल जियो स्पेशल मिशन, पीएम गति शक्ति के माध्यम से, याद रखिएगा पीएम गति शक्ति किससे जुड़ा हुआ है, तो जियो स्पेशल तकनीकी से जुड़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, यानी सारे के सारे जमीनों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। बुनियादी ढांचों के अनुकूलन के लिए 2025-26 के लिए 100 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं बायोफार्मा शक्ति। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर के लिए पूछा जा सकता है, ये सब बजट का प्रोविजन है, ध्यान देगा। बायोफार्मा शक्ति भारत को बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर मेडिसिन के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए शुरू की गई 1,000 करोड़ रुपए की योजना है। ये सारा का सारा आपके बजट का प्रोविजन है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तीसरा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या होने वाला, अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि भारत का जो बजट है वो अंतरिक्ष और रक्षा में बढ़ा है। पिछले वर्षों की, अगर आप कई वर्षों की तुलना में देखेंगे, यहाँ भारत और बड़े काम करने के लिए प्रयासरत है। अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ISRO स्पेडेक्स यानी इसरो स्पेडेक्स के बारे में बात है। जनवरी 2025 में 2 स्पेडेक्स उपग्रहों की एक सफल डॉकिंग पूरी हुई थी, जिससे भारत भविष्य के डॉकिंग मिशनों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। स्टार्ट 2026 युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए इसरो का एक अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम मार्च 2026 में निर्धारित है। और स्वदेशी सेमीकंडक्टर्स, जो इंडिजिनस सेमीकंडक्टर जिसको हम कहते हैं आईरिस, याद रखेगा, इंडिजिनस सेमीकंडक्टर का नाम है आईरिस। आईटी मद्रास और इसरो ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए RISC-V नियंत्रक, RISC-V कंट्रोलर ऑफ स्पेस एप्लीकेशन, जो आईरिस का नाम है, विकसित किया है, जिससे घरेलू अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा मिलेगा। तो भारत का अपना स्वदेशी सुपर कंडक्टर का नाम क्या है, आईरिस है, ठीक है। वहीं पर प्रमुख उभरते क्षेत्र और नवाचार 2026 के अगर हम रुझान की तरफ चले तो चिकित्सा प्रौद्योगिकी में भी है ना, पहली स्वदेशी MRI मशीन का विकास किया गया। बताओ, इतने साल में जाके पहला MRI मशीन हमने अपने देश में किया। आयात से 40% सस्ती रहेगी। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी हरित हाइड्रोजन पर भारत काफ़ी प्रयास कर रहा है। आपको आगे के एनर्जी डिस्कशंस में आएंगे। IIT कानपुर में 100% डाईमिथाइल ईथर ईंधन से चलने वाले ट्रैक्टर का विकास किया गया है। अपशिष्ट से मूल्य यानी वेस्ट से पैसे बनाना, यानी ऐसे कह लो कि सारी अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए ब्लैक सोल्जर फ्लाई तकनीकी लागू की गई है। और एरोस्पेस में डिजिटल संप्रभुता के लिए स्वदेशी 64 बिट माइक्रोप्रोसेसर ध्रुव 64 का विकास किया गया। तो ये नया प्रोसेसर है, ओके, जिसका भी विकास हुआ है, ध्यान रखिएगा, प्रमुख उभरते हुए क्षेत्रों में जो 2026 के रुझान में आएगा। प्रतिभा एवं क्षमता विकास पे बात करें तो इंस्पायर जो स्कीम है, जिसमें इंस्पायर मानक को लेके काफ़ी बात हुआ है। 2025-26 में 11.47 लाख विचारों को जुटाया गया, जिसमें 50,000 से अधिक छात्रों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। असल में क्या इंस्पायर मानक क्या है, ये विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में जो इनोवेशन है, यहाँ पर छात्रों में रुचि लाने के लिए उनका एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है। वही बात कह रही है, लगभग 50,000 छात्रों को इसमें किया गया। इसको एक बार आप किताब से पढ़ भी लीजिएगा, इंस्पायर मानक वहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा, वाइस किरण। वाइस किरण क्या है, महिला वैज्ञानिकों को सहयोग देना जारी रखे हुए है। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के तहत 29,000 से अधिक
स्कूली छात्राओं को विज्ञान प्रौद्योगिकी और गणित में सहायता प्रदान की गई है। वैभव फेलोशिप क्या है? भारतीय प्रवासी वैज्ञानिकों को भारतीय संस्थानों से जोड़ने का लक्ष्य रखती है। तीसरे चरण के मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी है। और फोकस एरिया साइंस टेक्नोलॉजी समर फेलोशिप 2026 उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए लाया गया। देखिएगा, एरिया साइंस टेक्नोलॉजी समर फेलोशिप ये उत्तर पूर्वी राज्यों और अन्य विशेष क्षेत्रों पर केंद्रित 200 से अधिक फेलोशिप प्रदान करती है। 2026 के आयोजन क्या क्या है? भारत सरकार जो अपने बजट में लिख रही है, भारत सरकार द्वारा इंडिया साइंस फेस्टिवल 2026 अंतरिक्ष, शुभांशु शुक्ला और एआई में हुए महत्वपूर्ण प्रगति पर केंद्रित है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो आप सुन चुके हैं, एआई नवाचारों को प्रदर्शित करने और वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के लिए ये घटनाक्रम 2030 तक वैश्विक अनुसंधान एवं विकास में अग्रणी बनने की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाते हैं, जिसमें अनुसंधान के व्यावसायिक उत्पादों में परिवर्तित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। संक्षेप में इन चीज़ों पे आप खुद देख लीजिएगा, मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है, उन्हीं को यहाँ शॉर्ट में बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पर मैंने एक लास्ट में एक पूरा बजट टिक दे रखा है, क्या क्या बजट है जो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से आप देख सकते हैं, किस किस क्षेत्र में कितना बजट जा रहा है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा कोशिश हो रहा है। फिलहाल आपके पेपर में बजट से जुड़े प्रश्न आज तक नहीं पूछे गए कि क्षेत्र में कितना बजट गया है, लेकिन हाँ, जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको इसकी सूचना पता होनी चाहिए कि किस क्षेत्र में कितना बजट हमारा जा रहा है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 28,049 करोड़ रुपए, अंतरिक्ष में 13,700 अधिक करोड़ रुपए, कृषि अनुसंधान में 9,200 करोड़ से करोड़, वैज्ञानिक और अनुसंधान CSR के लिए 6,765 करोड़, परमाणु ऊर्जा के लिए 4,900 करोड़ और जौ प्रौद्योगिकी के लिए 3,446 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। किन किन क्षेत्रों में क्या क्या करना है, मुख्य फोकस क्षेत्र आपके सामने है, एक बार इस PDF को लेकर बस देखकर चले जाइएगा। फिर मैं कह रहा हूँ ये अध्याय उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण आपको अध्याय नंबर 2 और उसके आगे का होगा, ठीक है ना। बाकी इस PDF के लिए आप यहाँ से जाकर ले लें, यह वह टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर PDF अवेलेबल है। और अगर बुक के साथ आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप सुनते रहिएगा, यहाँ पर आपको सारी के सारी चीज़ें दे दी जाती हैं। ये वो टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर रवि पिगरी ऑफिशियल, जहाँ से जाकर आप इस PDF को ले लीजिएगा और अपना समय बचाइएगा। और हाँ, इस वीडियो को बाकी मित्रों तक ज़रूर बताइएगा, या जिनके पास बुक है उनको ज़रूर बताइएगा। ये करंट अफेयर्स की क्लास भी अपलोड वहाँ पर है। तो थैंक यू एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। और इन लेक्चर्स को 2 से 3 बार रिवीजन करके चले जाइएगा। यहाँ मैंने पूरी कोशिश की है कि थर्ड रवि सर के रूप में जो मैंने आपको प्रॉमिस किया, आपके पूरे करंट अफेयर्स ठीक से करा दिए जाएं और चैप्टर वाइज। और हाँ, याद रखिएगा, इन्वायरमेंट के भी करंट अफेयर्स आपको धीरे धीरे यहीं इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिलते रहेंगे। तो बाकी मित्रों को बताते रहिए, गाँव गाँव तक मेरे वीडियोज़ को पहुँचाते रहिए, ताकि किसी क्लास की गुणवत्ता क्या हो सकती है वो विद्यार्थी तक उसकी पहुँच जो है वो सीमित ना रहे और हर क्षेत्र तक आसानी तक पहुँच सके। जय हिंद। अंत में इस किताब को अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। इस किताब में मैंने खुद आपको 70-80 घंटे की वीडियो क्लासेस खुद दी हुई हैं, तो किताब के साथ आप मेरे वीडियो सुन सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, शुद्ध हिंदी माध्यम में दोनों चीज़ें आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो बाकी ये स्कैन कोड है, अगर आपको साइंस एटेक इन्वायरमेंट की GS की क्लासेस करनी है या फिर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल मुझसे करना है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं स्कैन कोड से, और एप्लीकेशन आपको रवि ग्रेडी क्लासेस के नाम से मिल जाएगा। और अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आप GVDED के आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा। बाकी ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच। अगले क्लास में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।